सम्मान और निष्ठा से पेश आता था और मैं भी उसकी मेहनत की कदर करती थी। अब वह मेरी सेवा में और भी तत्पर हो गया था। उस दिन की शाम को जब मेरा पति काम से देर से लौटने वाला था, मैंने फिर से नौकर को अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही वह आया, मैंने उससे कहा, तुम्हारी मालिश से मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, इसीलिए जब तक मेरा पति घर नहीं आ जाता तुम मेरे कमरे में ही रहो और मेरे पैर दबाते रहो। उसने खुशी से मेरी बात मानी। शायद उसे पैसों का लालच भी आ गया था, लेकिन उसकी निष्ठा और सेवा भावना भी झलक रही थी। उसने कहा, मालकिन, मैं तो एक छोटा सा नौकर हूँ और आपका बहुत ही सम्मान करता हूँ, इसीलिए मैं आपके पैर भी दबा देता हूँ ताकि आपकी थकान उतर जाए और आपको सुकून मिले। उसकी बातों से मैं भी प्रभावित हुई और मैंने उसे कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है, इसीलिए तो मेरी सारी थकान उतर जाती है। वह मुस्कुराया और मेरे पैरों की मालिश करने लगा। उसकी उंगलियों की छूट से मुझे फिर से वही सुकून मिलने लगा। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और मैं नींद की आगोश में जाने लगी। उसकी मालिश करते वक्त मुझे उसके प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगा, लेकिन मैंने अपने आप को संभालना। हर रात जब मेरा पति देर से आता, मैं नौकर को बुलाकर उससे पैर दबाने के लिए कहती। उसकी मालिश से मुझे न सिर्फ शारीरिक सुकून मिलता था, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती थी। वह बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा से मेरा काम करता था। एक दिन जब वह मेरे पैरों की मालिश कर रहा था, मैंने देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ कहना चाहा हो, लेकिन वह संकोच कर रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, तुम्हारी आंखों में कुछ खास दिख रहा है? वह थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, मालकिन, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी सेवा करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। उसकी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुई। मैंने महसूस किया कि उसके अंदर एक अनकही भावना है जो वह मेरे प्रति महसूस कर रहा है, लेकिन मैं भी जानती थी कि हमें इस रिश्ते को एक सीमित दायरे में ही रखना होगा। एक दिन नौकर ने मुझसे कहा कि आपकी सास भी कभी कभी मुझसे मसाज करवा लेती है। यह सुनकर मैं चौंक गई और फिर मुझे उस नौकर पे और भी विश्वास आने लगा कि जब मेरी सास के भी पैर दबाता है तो यह बहुत ही विश्वास के लायक नौकर है। मुझे ससुराल आए 1 महीना होने वाला था। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देकर मैं फ्री थी। मेरे पति ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा सपना पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम एक दिन एक अच्छी डॉक्टर जरूर बनोगी। मैं भी खुश थी कि मेरा पति कितना अच्छा है और वह मेरा साथ दे रहा था। मुझे ससुराल आए पूरे 2 महीना हो चुका था और इतने समय में मैंने उस नौकर को अच्छे से परख लिया था। जब भी वह मेरे सामने आता था, उसकी नजरें हमेशा नीचे रहती थी, कभी मुझसे नजर मिलाकर बात नहीं करता था। नौकर जब भी मेरे कमरे में आता, अपनी नजरें झुकाए रखता। वह मेरे शरीर को हाथ लगाता था, मगर उसकी नीयत बुरी नहीं होती थी। वह बहुत ही सम्मान के साथ मेरे पैरों को दबाता था। ऐसा हर रात होता था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि जब से हमारी शादी हुई है, हम कहीं घूमने फिरने नहीं गए। यह सुनकर मेरे पति ने कहा कि जब से हमारी शादी हुई है, तुम भी तो हर समय नींद में ही रहती हो। मैं रात को भी घर आता हूँ तो तुम गहरी नींद में होती हो। दिन को मेरे पास समय नहीं होता और रात को मेरे घर आने से पहले तुम सो जाती हो। तुम खुद सोचो, जरा तुमने और मैंने कितनी बार आपस में प्यार के पल बिताए हैं। मैं तो तरस गया हूँ तुम्हारे लिए। कभी कभी तो ऐसा महसूस करता हूँ कि जैसे मेरी शादी ही नहीं हुई है। मैं अपने दिल में सोचने लगी, यह सब नौकर की मालिश की वजह से हो रहा है। मेरे पति की शिकायत ठीक थी, मुझे रोज रात को अपने पति के लिए जागना चाहिए। शादी को 3 महीने होने वाला था और इस 2 महीने में मेरा पति मेरे पास एक बार भी नहीं आया था, सिवाय सुहागरात के। मैंने फैसला किया कि आज रात जब नौकर मुझे मालिश के लिए कहेगा तो मैं उसे मना कर दूंगी ताकि मुझे नींद न आए और मैं अपने पति के आने तक जागती रहूं। शाम हुई तो मैं नहाकर खुद को अच्छे से तैयार किया और दुल्हन की तरह सजग अपने बेड पर बैठ गई और अपने पति का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर बाद नौकर मेरे कमरे में आया और मुझे इस तरह सजा देकर पहले तो वह चौंक गया, फिर मुझे मालिश के लिए पूछा तो मैंने साफ साफ मना कर दिया। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा उदास हो गया और वह चुपचाप वापस चला गया। कुछ देर के बाद नौकर फिर से मेरे कमरे में आया। उसके हाथ में दूध का गिलास था। कहने लगा, मैडम जी, अगर आप मालिश ना करवाएं तो कोई बात नहीं,
लेकिन ये दूध पी ले। गर्म गर्म दूध का गिलास है। आपकी सारी थकान उतर जाएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने सोचा दूध पीने के लिए मना कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं उसे पहले ही उदास कर चुकी हूँ और फिर मैंने खाना भी नहीं खाया था। नौकर ने मुझे दूध का गिलास थमाया और मैं बिना किसी शंका के उसे पी गई। फिर मैंने उसे वापस गिलास देकर कहा, अब तुम जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करना। नौकर बिना कुछ कहे चला गया और मैं अपने पति का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर बाद मुझे नींद का तेज झोंका आने लगा। मैं खुद को जगाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पति कुछ ही देर में आने वाले थे, लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरी नींद नहीं जा रही थी। मेरी आंखें भारी होने लगी और आखिरकार मैं नींद में डूब गई। जब मेरी आंखें खुली तो कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी और मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैर फिर से कोई दबा रहा है। मैंने देखा तो पाया कि वही नौकर मेरे पैरों की मालिश कर रहा था। उसकी मालिश से मुझे फिर से आराम मिलने लगा। मुझे लगा कि शायद उसने मेरी स्थिति देखकर मेरे पति को सूचित किया होगा, लेकिन कमरे में केवल वही था। मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन मेरी नींद इतनी गहरी थी कि मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। अगली सुबह जब मैं जागी तो मैंने पाया कि मेरा पति मेरे बगल में सो रहा था। मुझे रात की घटनाओं की याद आने लगी और मैंने सोचा कि शायद मेरा पति देर रात आया होगा और मेरी हालत देखकर उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया होगा। मैंने अपने पति को धीरे से जगाया और उससे पूछा, आप कब आए थे? वह मुस्कुराया और बोला, रात को देर से आया था, तुम गहरी नींद में थी तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। फिर मेरा पति अपने ऑफिस चला गया। फिर मैं सोचने लगी, कम से कम इतना तो देख लेता कि मैं कितना सज संवर कर उसका इंतजार कर रही थी। अगर गलती से मेरी आंख लग गई तो वह मुझे उठा भी लेता तो हो सकता था मैं उठ जाती। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे पति को खुद ही मेरी परवाह नहीं है। अगर वह चाहता तो रात को मुझे उठा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि ऑफिस से आने के बाद वह खुद भी सो गया। सुबह जल्दी चला भी गया। मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। मैंने इसी खराब मूड के साथ वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होने के लिए जैसे ही मैंने अपने कपड़े उतारे तो ये देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि जो कपड़े मैंने रात को पहने थे वो तो ये कपड़े ही नहीं थे, ये तो कोई दूसरे कपड़े थे। हाँ, जो ज्वेलरी मैंने रात को पहनी थी वह अभी भी वैसी की वैसी ही पहनी हुई है, लेकिन कपड़े बदल चुके थे। ये सब देखकर मैं हक्का पक्का रह गई। आखिर मेरे कपड़े किसने बदल दिए? मेरा सर भारी होने लगा। मुझे यह सोचकर ही चक्कर आने लगे कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे कमरे में कौन था और उसने मेरे साथ क्या किया। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अगर मेरा पति मेरे साथ यह सब कुछ करता तो वह मुझे पहले उठाता, मुझे यूं बेहोशी में मेरे कपड़े न बदलता। मेरा दिल बहुत ज्यादा घबराने लगा और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा। थोड़ी देर बाद नौकर चाय लेकर आया तो मैंने उसे कहा, मेरा शरीर दर्द कर रहा है, तुम ऐसा करो, मेरे पैर दबा दो और उसके साथ भी मसाज कर दो। यह सुनकर वह मेरे बेड पर आ गया और मेरे पैर दबाने लगा और फिर थोड़ी देर के बाद ही वह मेरे सर की मसाज भी करने लगा। उस दिन मैं बहुत देर तक बिस्तर पर पड़ी रही। उस दिन मेरा पति भी घर आ गया। मैंने उसे देखा तो मैं उस पर गुस्से के मारे बरस पड़ी। मैंने कहा, रात को मैं तुम्हारे लिए दुल्हन बनकर जागती रही मगर तुम नहीं आए। यह सुनकर मेरा पति कहने लगा, लेकिन मैं रात को कमरे में आया तो तुम गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। यह सुनकर मैं चौंक गई कि मेरे कपड़े किसने बदले और नींद पूरी होने के बावजूद मेरा शरीर दर्द क्यों कर रहा है। यह सब सोचकर ही मैं उलझ गई थी। तभी मेरा पति कहने लगा, अच्छा ठीक है, मूड खराब करने की जरूरत नहीं है, मुझे आज रात को भी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है, इसीलिए देर हो जाएगी। लेकिन देखो, अभी मेरे पास 3-4 घंटे फ्री हैं। अगर तुम कहो तो हम कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। यह सुनकर मैं कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर बाद मेरा नौकर कमरे में आया और कहने लगा, मालकिन, मगर मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप बाहर ना जाएं, क्योंकि मौसम खराब है और आपकी तबीयत भी सुबह से ठीक नहीं है। यह सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा, तुम मेरे नौकर हो, मेरे पति बनने की कोशिश मत करो। ये कहकर मैं बाहर चली गई।
ना जाने मुझे किस बात पर गुस्सा आ गया था। मैंने उस नौकर को खूब खरी खोटी सुना दी थी। वह भी तो हद से बढ़ने लगा था। वह कौन होता है मुझे यह समझाने वाला कि मैं अपने पति के साथ बाहर जाऊं या ना जाऊं? कितने समय के बाद तो यह मौका मिला था और ऊपर से वह मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए तो मैंने उसे डांट लगा दी थी और वो अपनी औकात जान गया था। मैं गुस्से में कमरे से बाहर आ गई और अपना मन शांत करने के लिए कुछ देर तहलील करने लगी। मुझे समझ में आया कि यह सब वास्तव में एक जटिल स्थिति थी। मेरी बातों के चलते वह नौकर अब मेरी नाराजगी का शिकार हो चुका था और मैंने उसे अपनी सीमा में रहने की चेतावनी दे दी थी। लेकिन इस बीच मैं खुद को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं इतनी चिढ़ क्यों महसूस कर रही थी। मैंने तय किया कि मुझे बाहर जाने से रोकना ठीक नहीं होगा। यह मौका था जब मेरे पति ने मेरे साथ बाहर जाने का प्रस्ताव रखा था और मैं इस अवसर को गंवाना नहीं चाहती थी। मैंने खुद को शांत किया और घर से बाहर निकल गई। हमने एक छोटे से कैफे में जाकर कुछ हल्का फुल्का खाया और शहर की खूबसूरत जगहों पर टहला। मेरे पति ने अपने काम के बारे में बात की और मैंने भी अपना गुस्सा छिपाते हुए अच्छे तरीके से बातचीत की। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया और मेरे मन की चिंताओं को थोड़ा आराम मिला। जब मैं घर आई तो मेरा नौकर मेरे सामने नहीं आया था। मेरा पति मुझे गेट पर ही उतारकर वापस अपने ऑफिस जा चुका था, ये कहकर कि मैं रात को लेट आऊंगा। मैं अंदर आई तो मेरा सारा शरीर बुरी तरह से दुख रहा था। शायद मेरे शरीर को मालिश की आदत हो गई थी, तभी तो रात होते ही मेरा शरीर मालिश के लिए तड़पने लगता था। लेकिन मैं तो उस नौकर को नाराज कर चुकी थी, इसीलिए आज वह मेरी मालिश करने के लिए नहीं आया था। मैं काफी देर तक उसका इंतजार करती रही कि शायद वह खुद ही कमरे में आ जाएगा और मेरी मालिश कर देगा, लेकिन बहुत इंतजार के बाद भी वह न आया। अब मुझे उस नौकर की जरूरत महसूस होने लगी थी, तो मैंने एक नौकरानी को आवाज लगाई और उससे कहा कि उस लड़के को अंदर कमरे में भेजो। थोड़ी देर गुजरी थी कि वह नौकर मेरे कमरे में आ गया। उसका चेहरा लटका हुआ था। वह चुपचाप मेरे बेड पर बैठ गया और मेरे पैर दबाने लगा। यह देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उसे इतना भला बुरा कहा, मगर उसने मेरी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना था। चुपचाप मेरा काम कर रहा था। मैंने उसे चुप चुप देखा तो कहने लगी, पता नहीं मुझे उस समय क्या हो गया था, इसीलिए मैंने तुम्हें खरी खरी सुना दी। लेकिन देखो, गलती तुम्हारी भी थी। मैं कितने दिनों से अपने पति के साथ कहीं बाहर नहीं गई थी, इसीलिए मुझे तुम्हारा यूं मना करना बुरा लगा था, इसीलिए मुझे माफ कर दो। मैं उसकी मालकिन थी और उसे इस काम के पैसे भी देती थी, मगर अभी मुझ में इंसानियत जिंदा थी, इसीलिए मैंने मालकिन होकर भी नौकर से माफी मांग ली थी। क्योंकि भले ही वह नौकर था, मगर वह भी तो एक इंसान ही था। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा कि मैं आपका नौकर हूँ, इस काम के लिए मैं आपसे तनख्वाह लेता हूँ, आपको हक है कि आप जो चाहे मुझे कह दें। मैं चुप हो गई, मगर मैंने सोच लिया था कि आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। वह देर रात तक मेरी मालिश करता रहा और फिर मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं पता कि वो नौकर मेरे कमरे से कब गया और कब मेरा पति घर आया। मैं सुबह जागी तो मेरा पति बाथरूम में था और बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मुझे इस बात का भी पता नहीं चलता कि मेरा पति कब कमरे में आता था। मैं सोचने लगी कि इस नौकर की मालिश में भला ऐसा क्या जादू था कि वह मेरे पति के आने से पहले मेरी मालिश करता। मैं गहरी नींद में सो जाती थी। सुबह जब उठती तो मेरा सर भारी भारी होता और मैं चलने फिरने में भी अपने पैरों में दर्द महसूस करती थी। मगर यह बात मैंने अपने पति को नहीं बताई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि यह बात मेरे पति को पता चले कि मैं इस नौकर से मसाज करवाती हूँ। एक दिन मेरा पति दिन के समय घर पे था। मैंने नौकर से सारे घर के काम करवाए और अपने कमरे में उसे नहीं आने दिया। नौकर भी घर के सारे काम करता रहा। मसाज वाली बात किसी के सामने नहीं निकाली थी। मैं भी चाहती थी ये बात किसी को पता न चले। इसी बीच जब मेरा पति घर से बाहर जाता तो मैं उस नौकर को अपने कमरे में बुला लेती थी। एक दिन मेरा पति अचानक ही घर आ गया और मैं कमरे में थी और वो नौकर मेरे पैरों की मसाज कर रहा था। जैसे ही मैंने अपने पति की गाड़ी का हॉर्न सुना, मैं एकदम से घबरा गई। वो नौकर भी बड़ा समझदार था, वो भी शायद समझ गया था। मैं मसाज वाली बात उसे नहीं बताना चाहती थी।
अभी मैं उस नौकर को अपने मुंह से बोलने ही वाली थी कि तुम जाओ, इससे पहले वह खुद ही उठकर कमरे से बाहर चला गया और दूसरे कामों में लग गया और मेरे पति को कुछ भी पता नहीं चला। मैं मसाज घर की नौकरानी से भी करवा सकती थी, मगर पता नहीं इस नौकर के हाथों में क्या जादू था कि मैं उसे हर रोज अपने कमरे में बुला लेती थी। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा था। जिस रात में नौकर से मसाज ना करवाती, उस रात मेरे पूरे शरीर में दर्द होता रहता था। एक रात मैंने नौकर से मालिश करवाई और गहरी नींद में सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो फिर से मेरे कपड़े चेंज हो चुके थे और यह देखकर मैं फिर हैरान हो गई। आखिर ये सब चल क्या रहा था? ऐसा मेरे साथ कौन कर रहा था? क्या मेरा पति मेरे साथ ही कर रहा था? मैं सोच में पड़ गई और शीशे के सामने खड़ी हो गई तो चौंक गई, क्योंकि मेरे पूरे शरीर पर लाल रंग के निशान पड़े हुए थे। ये कैसे निशान थे? मैं अपने शरीर पर हाथ फेरने लगी, जैसे मैं उन निशानों को मिटाना चाहती थी, मगर ऐसा ना हुआ। मैं चिंतित हो गई। इन निशानों की वजह से मेरा मन और भी परेशान हो गया। मैंने सोचा कि शायद ये निशान किसी गड़बड़ी का संकेत हो सकते हैं। मैंने अपने पति को इन निशानों के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था कि वह मुझे समझ नहीं पाएंगे और मैं चाहती थी कि कोई और मेरे निजी मामलों में हस्तक्षेप ना करे। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये निशान किसी और कारण से हुए हैं और मैंने सोचा कि इसे तुरंत समझने की कोशिश करनी चाहिए। नौकर के कमरे में आकर मालिश करने की आदत ने मुझे और भी सोच में डाल दिया था। यह भी कि वह कभी कभी मेरे बिना किसी संकेत के मेरे कमरे में आ जाता था और काम कर देता था। मैंने उससे माफी मांग ली थी और वह चुपचाप मेरी बातें मानकर काम करता था, लेकिन अब मुझे यह सब असामान्य लगने लगा था। अब तो अगले दिन भी मैंने देखा वही निशान फिर से मेरे शरीर पर थे। इस बार मैं घबरा गई। तभी मेरे कमरे में नौकर आ गया। उसने मुझसे मालिश का कहा। मैं उससे अपने यह निशान छुपाना चाहती थी, इसीलिए मैंने कहा, आज तुम सिर्फ मेरे पैरों की मसाज कर दो, मुझे आज सिर की मसाज नहीं करवाना। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, मगर मैं अंदर ही अंदर डर रही थी। अगर किसी दिन मेरे पति ने यह निशान देख लिए तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? मैं ये सोच सोच कर ही थक चुकी थी। मैंने अपना सर तकिए पर रख दिया और नौकर मेरे पैरों की मसाज करने लगा। मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थी। तभी नौकर ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने कहा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगी थी। मुझे उसकी बात सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं बहुत ही गहरी नींद में जा रही थी और फिर मैं सो गई। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मेरा पति भी बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरा सर बहुत भारी हो रहा था और शरीर दर्द से टूट रहा था, मगर इसके बावजूद मैं अपने पति के करीब आई और उसे धीरे से अपने और करीब कर लिया और फिर मैंने उसे अपने शरीर के निशानों के बारे में भी बता दिया। मैंने सोचा कि यह निशान बढ़ रहे हैं, इसीलिए मुझे यह बात अपने पति को बता देनी चाहिए। यह सुनकर मेरे पति ने मेरे शरीर से कपड़ा हटाया तो वह उछल पड़ा। वह मुझसे एकदम से दूर हो गया। कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, बेवफाई की है, उसी की यह सजा मिली है। तुम्हें यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि तुम्हारा पाप है। मुझ में क्या कमी थी जो तुमने दूसरे मर्द की तलाश कर ली? मैं काम में बिजी था। मर तो नहीं गया था कि तुमने एक और चक्कर चला लिया? यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मैंने उसे कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बेकसूर हूँ। मेरा पति हंसने लगा और कहा, यह निशान बता रहे हैं कि तुम पापी हो। इन निशानों को देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम्हारे साथ किसी गैर मर्द ने रातें बिताई हैं। यह निशान इस बात के गवाह हैं। मैं बिल्कुल भी धोखा नहीं खा सकता कि यह निशान एड्स बीमारी के निशान है। तुम मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हारी यह बीमारी मुझे भी लग जाएगी। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूंगा। उसने मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। उस कठिन समय में मैं खुद को बहुत अकेला और असहाय महसूस कर रही थी। मेरे पति के आरोप और उसके फैसले ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था। मैं यह सोचने लगी कि मेरी जिंदगी का यह हिस्सा इतना जटिल क्यों हो गया है और अब मैं किस दिशा में जाऊं। जब मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया और तलाक के पेपर भेजने की बात की तो मेरा दिल चकनाचूर हो गया। उन्होंने जो आरोप लगाए वह न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे पूरे आत्मसम्मान के लिए एक गंभीर झटका था।
मैंने कोशिश की कि मैं खुद को समझा सकूं और अपने पति की बातों को गलत साबित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाऊं। मैंने तुरंत अपने पति को मनाने का प्रयास किया कि यह निशान किसी बीमारी के नहीं है, बल्कि कुछ और कारण हो सकते हैं। मैंने समझाया कि मेरे शरीर के निशान, जो कि काले और लाल थे, शायद किसी बाहरी कारण से हुए हैं और इनका कोई संबंध किसी दूसरे आदमी से नहीं हो सकता। लेकिन मेरे पति ने मेरी एक नहीं मानी। मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी यह सब कुछ एक ही पल में क्या हो गया था। मैं रोते हुए अपने माँ बाप के घर आ गई, उन्हें अपनी बेगुनाही का विश्वास दिलाया। वह मेरे अपने थे, इसीलिए उन्होंने मुझ पर विश्वास कर लिया। मेरे पापा ने कहा कि मैं दामाद जी से बात करूंगा और उन्हें समझाऊं कि हमारी बेटी ऐसी नहीं है। लेकिन मेरे पापा के जाने से पहले ही तलाक के पेपर मेरे घर आ चुके थे और मेरी हंसती मुस्कुराती दुनिया उजड़ गई थी। मैं इसका जिम्मेदार किसे ठहराती? कोई भी तो नहीं था जिसे मैं अपने इस उजड़ी हुई जिंदगी का जिम्मेदार ठहरा दूं। मैं खुद को भी बेकसूर नहीं ठहरा सकती थी, क्योंकि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। मैं तो अपने पति के अलावा किसी दूसरे मर्द को देखती भी नहीं थी। मैं दिन रात अपने कमरे में पड़ी रहती, बाहर निकलने का मन नहीं होता था। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी से मेरा विश्वास उठ गया है और जिंदगी जीने की कोई उमंग नहीं बची थी। सेकंड सेमेस्टर शुरू हो चुके थे, लेकिन कॉलेज जाने का भी मन नहीं होता था। मेरे माँ बाप मुझे समझाते हैं कि एक इंसान के जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, लेकिन मैं अपना दुख उन्हें कैसे समझाती? बात यह नहीं थी कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था। बात तो यह थी कि मेरे पति ने मुझ पर कितना घटिया इल्जाम लगाया था। एक दिन मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी, तुमसे कोई मिलने आया है? मैं भागती हुई बाहर आई कि शायद मेरा पति आया हो, उससे मेरी बेगुनाही का एहसास हो गया हो। मगर वहाँ मेरा पति नहीं, बल्कि वही नौकर खड़ा था जो घर के काम करता था। मैंने उसे आने की वजह पूछी तो वह कहने लगा, मैं आपके निशानों के बारे में जान गया हूँ। यह सब सुनकर मैं चौंक गई और नौकर ने जो बात बताई, उन निशानों को लेकर मैं हक्का बक्का से उसका मुंह देख रही थी। मैंने आगे बढ़कर उस नौकर के शर्ट के बटन खोल दिए। मुझे अब समझ में आ गया था कि मेरे पति ने मुझ में इतना गलत इल्जाम क्यों लगाया था। मैंने नौकर के मुंह पे 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। मैंने रोते हुए उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा, बताओ, जो निशान मेरे शरीर पर है वह तुम्हारे शरीर पर भी है। बताओ, मसाज के बहाने तुमने मेरे साथ क्या किया था? मुझे सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैं उस नौकर के गिरबान को जोरदार पकड़ के खींच रही थी। यह सुनकर नौकर ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मेरा नाम राहुल है और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता था। तुमसे 1 साल सीनियर था और मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था। मैंने सोचा था कि जब हम दोनों डॉक्टर बन जाएंगे तो मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। मगर तुम्हारी सहेली से पता चला कि तुम्हारी भी शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। डॉक्टर बनने में तो अभी बहुत समय था और इतने समय में तुम्हारी पढ़ाई हो जाती और मैं तुम्हें खो देता। इसी डर के कारण मैंने तुम्हारे घर अपना रिश्ता भेज दिया, मगर तुम्हारे पापा ने इनकार कर दिया, यह कहकर कि मैं अपनी बेटी की शादी तब करूंगा जब वह डॉक्टर बन जाएगी। तुम्हारे पापा की बात सुनकर मुझे सुकून हो गया था और मैं अपनी पढ़ाई में बिजी हो गया। मुझे 1 हफ्ते के लिए अपने कजिन की शादी के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा और इसी बीच तुम्हारी शादी हो गई। कुछ मुझसे कह रहा था और मैं अविश्वास से उसे देख रही थी। वो कहने लगा, मैं वापस आया तो मेरी मोहब्बत किसी और की दुल्हन बन चुकी थी और मैं तुम्हारे प्यार में, तुम्हारी दीवानगी में तुम्हारे घर का नौकर बन गया था ताकि मैं तुम्हारे करीब रह सकूं। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था, इसीलिए मसाज के बहाने तुम्हारे कमरे में आता और रात को तुम्हारे दूध में बेहोशी की दवा मिला देता था ताकि तुम सोती रहो और तुम्हारा पति तुम्हें हाथ न लगाए, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी थी और मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख सकता था। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने कहा, क्या तुमने कभी मेरे साथ कुछ गलत किया? यह सुनकर उसने अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हारी इजाजत के बिना मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुम्हारी मसाज करता था और सोने से पहले दूध का गिलास देता ताकि तुम अपने
पति के आने से पहले सो जाओ। तुम्हारे सोते ही मैं चुपचाप कमरे से चला जाता। कभी तुम्हें गलत इरादे से टेंच नहीं किया था। ये सुनकर मैंने उन निशानों की तरफ इशारा किया जो मेरे शरीर पे थे, और उसके शरीर पे एक दो ही थे। ये देखकर हंसने लगा और बोला, मैं एक डॉक्टर हूँ और ये सिर्फ एक इन्फेक्शन है। ये मैंने इसीलिए किया ताकि तुम्हारे पति को हम दोनों पर शक हो जाए। ये कहकर उसने मुझसे माफी मांग ली, लेकिन मैं उसे कैसे माफ कर देती। उसने मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया था। मैं उसे फटी फटी आंखों से देख रही थी। मैंने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैंने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तुमने मुझ पर एक घटिया इल्जाम लगवाकर मेरी तलाक करवाई है। मेरे सामने वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ मैंने जो कुछ किया गलत किया, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शायद तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। इसी डर की वजह से मैंने तुम्हारे घर का नौकर बना और तुम्हें पानी की खातिर यह सब कुछ किया। मुझे माफ कर दो और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मेरे साथ एक नई दुनिया बसाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें जिंदगी में कोई दुख नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे और चेहरे पर सच्चाई भी थी, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे माँ बाप को भी सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। सारा दोष उसी लड़के का था। मैं अपनी माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रोई थी। गलती किसी की भी हो, लेकिन सजा तो मुझे मिली थी। मेरे पति ने मुझ पर विश्वास नहीं किया और सिर्फ शरीर पर लगे और लाल निशानों की वजह से मुझे तलाक देकर मुझे बदकदार साबित कर दिया। राहुल रोज मेरे घर आता है और मुझसे माफी मांगता है। मेरे माँ बाप ने तो राहुल को माफ भी कर दिया, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं राहुल को माफ कर सकूं। मेरी माँ मुझसे मुझे समझाती रहती है कि जो हुआ उसे भूल जाओ और तुम राहुल के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं मानती हूँ कि अंगद ने गलत किया, लेकिन वह तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हारी मोहब्बत में ही उसने यह सब कुछ किया है। गलती तुम्हारे पति की है, उसे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। जब उसका विश्वास इतना कच्चा था तो भगवान ने अच्छा ही किया कि तुम्हारा उसका रिश्ता जल्द ही खत्म कर दिया। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास न हो तो उस रिश्ते की नींव बहुत ही कमजोर होती है और वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाता। अच्छा हुआ जो भगवान ने उस सक्की इंसान से तुम्हें छुटकारा दिलवा दिया। माँ की बातें मुझे सही लगती हैं, लेकिन मैं फैसला नहीं कर पा रही हूँ कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। क्या राहुल को माफ कर दूँ और उसके साथ नई जिंदगी की नई शुरुआत करूँ? राहुल मेरे घर आया। उसकी आंखों में माफी और प्यार का गहरा रंग था। मैंने सीधे और कठोर स्वर में कहा, राहुल, तुम्हारे किए गए सारे कामों ने मेरी जिंदगी को प्रभावित किया है। तुमने मुझे और मेरे परिवार को बहुत दर्द दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पूरी तरह से समझाओ कि अब तुम्हारे इरादे क्या हैं और तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। राहुल ने सिर झुका लिया और फिर धीरे से कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है, लेकिन मैं तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे एक नई शुरुआत की उम्मीद करता हूँ। मैंने तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं की। राहुल को देखकर मैं समझ गई थी, राहुल जैसा सच्चा प्यार करने वाला मुझे कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने राहुल से शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। राहुल की आंखों में खुशी की चमक थी और उसने तुरंत स्वीकार किया। हमने एक नई शुरुआत की, जहां हमने अपने बीच की गलतफहमियों को दूर किया और अपने रिश्ते को सच्चे प्यार और विश्वास के साथ फिर से बनाए। यह आसान नहीं था, लेकिन हमने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने रिश्ते को नया जीवन दिया। समय के साथ हमारे रिश्ते में सुधार हुआ और हमने एक नई शुरुआत की। मैंने महसूस किया कि विश्वास और प्यार के साथ हम दोनों ने अपने रिश्ते को नई दिशा दी। हम एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे और हमारे बीच की चिंगारी फिर से जल उठी। इस नए अध्याय ने हमें सिखाया कि प्रेम और समझदारी के साथ जीवन की मुश्किलें भी आसान हो सकती हैं, और इसी तरह हम अपने नए जीवन को खुशी और प्यार के साथ जीने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।